जय हिंद बच्चों, आज हम इस नए वीडियो में विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत क्षेत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सबको कवर करेंगे और ये काफी इंटरेस्टेड और काफी अच्छी वीडियो होगी, जिसमें आपको विद्युत क्षेत्र से संबंधित सभी प्रकार के बारे में जानकारी अच्छी तरीके से प्राप्त होगी। तो इसमें हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अच्छा, विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र किसी चार्ज का या किसी आवेश का जहां तक प्रभाव होता है, किसी आवेश का या चार्ज का जहां तक प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश का या किसी चार्ज का जहां तक क्या रहता है? प्रभाव रहता है। जहां तक इस आवेश का प्रभाव है उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। अच्छा, इसका एक प्रकार से परिभाषा और भी है कि वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को रखने पर, वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। अच्छा, फील्ड के कारण ही हमें कूलाम के नियम और विस्तृत या और बढ़िया से समझ में आता है। कूलाम के नियम में हम जान चुके हैं कि एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है। अगर ये चार्ज इसके ऊपर बल लगा रहा है तो ये चार्ज इसके ऊपर बल बिना स्पर्श किए या बिना टच किए लगाता है, या ये भी आवेश इसके ऊपर बल बिना टच किए बिना स्पर्श किए लगाता है। इसके मतलब इन दोनों आवेशों के बीच में कुछ ऐसा है जो इनके बीच फोर्स को बनाए रख रहा है या जो फोर्स का कार्य कर रहा है। तो क्या है? इन दोनों आवेशों के बीच में फील्ड लाइन वर्क करता है, फील्ड लाइन काम करता है। और फील्ड की वजह से ही, मतलब क्षेत्र की वजह से ही ये आवेश इस वाले आवेश पर बल लगा रहा है और ये आवेश इस वाले आवेश पर लगा रहा है, बिना स्पर्श किए, बिना कांटेक्ट किए। तो फील्ड क्या है? आवेश का जहां तक प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसको हम एक प्रकार से और समझ सकते हैं कि वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश किसी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसको हम लिख लेते हैं, वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, विद्युत क्षेत्र से संबंधित एक परिभाषा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक आवेश है, इसके चारों तरफ इसका क्षेत्र होगा, तो इस वाले आवेश के कारण इसका प्रभाव कहां पे ज्यादा है, कहां पे कम है, ये हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पता चलता है। एक आवेश ये है Q, इसके चारों तरफ इसका प्रभाव है, ये इसका प्रभाव है, ये चारों तरफ इसका प्रभाव है, ये इस आवेश का चारों तरफ प्रभाव है। अच्छा, अगर हमें बिंदु ए पे चेक करना है, यहाँ पे तीव्रता कितना है,
या हमें बिंदु बी पे चेक करना है यहाँ पे तीव्रता कितना है, तो हम यहाँ एक परीक्षण आवेश रखेंगे। तो हम क्या रखेंगे, एक परीक्षण आवेश। तो तीव्रता सिर्फ हमें इतना बताता है कि कहाँ पे विद्युत क्षेत्र का प्रभाव ज्यादा है और कहाँ पे कम है। तीव्रता के द्वारा हम समझ सकते हैं कहाँ पे प्रभाव ज्यादा है, कहाँ पे कम है। तो मान लीजिए ये क्यू आवेश है, इसकी वजह से चारों तरफ क्षेत्र है, और एक बिंदु ए है जहां पे क्यू नॉट एक परीक्षण आवेश रखा है। ये एक आवेश है, इसके चारों तरफ इसका प्रभाव है, इसका क्षेत्र है, और इस बिंदु ए पर हमें प्रभाव की गणना करनी है। मतलब यहाँ पे तीव्रता की या कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी गणना करनी है। तो यहाँ पे हम एक परीक्षण आवेश मानते हैं, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। अच्छा, परीक्षण आवेश को इंग्लिश में टेस्ट चार्ज कहते हैं। परीक्षण आवेश को इंग्लिश में टेस्ट चार्ज करते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। अच्छा, टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश को हम सिर्फ चेक करने के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ लाए हैं कि यहाँ पे प्रभाव कितना है, जबकि इसका जो प्रभाव होता है टेस्ट चार्ज का, जो इसका प्रभाव होता है वो प्रभाव नगण्य होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसका परिमाण शून्य होता है। इसका प्रभाव नगण्य होता है और इसकी जो प्रकृति होती है, इसकी प्रकृति पॉजिटिव होती है। तो एक्सपेरिमेंट के लिए या टेस्ट करने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, जिसे हिंदी में परीक्षण आवेश कहते हैं। इसका परिमाण या प्रभाव नगण्य होता है, शून्य होता है, और प्रकृति पॉजिटिव होती है। अच्छा, इसका प्रभाव शून्य या नगण्य इसलिए माना जाता है क्योंकि यदि इसका कुछ प्रभाव रहेगा तो ये यहाँ पे आने के बाद अपना खुद एक फील्ड बना लेगा, तो हम इसके प्रभाव की गणना सही से नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पे एक ऐसे चार्ज की वो करते हैं, इमेजिन करते हैं जिसका परिमाण नगण्य हो और प्रकृति पॉजिटिव हो। तो ये वाला चार्ज, ये जो स्रोत आवेश है, इसी वजह से फील्ड जनरेट हुआ है, ये स्रोत आवेश है। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर लाइन जॉइनिंग पे फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर बल लगाएगा Fe। क्यू नॉट है, ये स्रोत आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा इधर, ये स्रोत आवेश है, ये क्यू नॉट पर बल लगाएगा इधर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि हमें यहाँ चाहिए, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर धन परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है, धन परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है, यही कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, ये स्रोत आवेश इसके ऊपर लगाएगा बल इधर। तो स्रोत आवेश पर, सॉरी, धन परीक्षण आवेश पर स्रोत आवेश कितना बल लगा रहा है, वही इसकी कहलाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिभाषित किसे करेंगे, विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश, विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। एक ये क्यू चार्ज है जिसकी वजह से फील्ड उत्पन्न हो रहा है। अच्छा, इसे स्रोत आवेश कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे स्रोत आवेश कहते हैं। इसकी वजह से चारों तरफ फील्ड जनरेट हो रहा है। हमें बिंदु ए पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हमें यह पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र का प्रभाव कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है। मान लीजिए हमें बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता करना है, तो बिंदु ए पर हम यहाँ पे एक परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज की परिकल्पना करते हैं, और परीक्षण आवेश को प्रदर्शित क्यू नॉट से कहते हैं, क्यू नॉट से करते हैं। इसे हिंदी में परीक्षण आवेश, इसे हिंदी में परीक्षण आवेश और इंग्लिश में टेस्ट चार्ज कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। अच्छा, इसका जो परिमाण होता है, इसका परिमाण शून्य होता है, और इसकी जो प्रकृति होती है वो पॉजिटिव होती है। अच्छा, ये एक माना हुआ चार्ज है धन परीक्षण आवेश, जो है ये एक इमेजिन कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है ये। तो क्यू नॉट इसको माना गया है
जिसे टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश कहते हैं, और इसका परिमाण शून्य और प्रकृति क्या होती है, नगण्य होती है। अच्छा, प्रकृति या परिमाण इसलिए नगण्य रखा जाता है क्योंकि इसको यहाँ पे रखने पर, यदि इसको यहाँ पे रखा जाए तो अगर यदि इसका परिमाण नगण्य नहीं होगा, परिमाण ज्यादा होगा, तो यहाँ पे ये खुद ये फील्ड बना लेगा, तो हम इसकी फील्ड की गणना यहाँ नहीं कर सकते। तो ये वाला आवेश, स्रोत आवेश, इसके ऊपर बल लगाएगा। तो विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब धन परीक्षण आवेश पर ये यहाँ पे जितना बल लगाएगा वही यहाँ पे क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ज्यादा बल लगाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, कम बल लगाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। सूत्र क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर F अपान Q नॉट। अच्छा, जो F है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, तो परिभाषित कैसे करेंगे कि विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या तो वैद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, इसे एक प्रकार से और परिभाषित कर सकते हैं, यदि हम Q नॉट को माना Q नॉट इक्वल टू 1 कूलम, तो विद्युत क्षेत्र में 1 कूलम आवेश पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र में 1 कूलम आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या विद्युत क्षेत्र में 1 कूलम आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। परिभाषित कर लेते हैं या इसे परिभाषा लिख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश, विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, तो वेक्टर ई बराबर एफ ई अपान क्यू नॉट। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र है ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। अच्छा, यदि हम इसका मात्रक लिखें, तो मात्रक क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, न्यूटन बटे कूलम, इसका मात्रक होगा न्यूटन बटे कूलम। अच्छा, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहें या विद्युत क्षेत्र कहें, एक सदिश राशि है। अच्छा, जब सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा वही होगी जो बल की दिशा होगी, इसकी दिशा वही होगी, इसकी दिशा वही होगी जो बल की दिशा होगी, जो बल की दिशा होगी। तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। मतलब जिधर टेस्ट चार्ज पर या परीक्षण आवेश पर जिधर बल लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी उधर होगी। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा जानने के लिए ये टेस्ट चार्ज सबसे अच्छा तरीका है। टेस्ट चार्ज को हम कहीं भी रखेंगे, जिधर टेस्ट चार्ज भगेगा या जिधर परीक्षण आवेश भगेगा उधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यदि परीक्षण आवेश इधर जाए तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर होगी, यदि इधर जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी। मतलब परीक्षण आवेश जिस दिशा में जा रहा है या जिस दिशा में उसकी तरफ बल लग रहा है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। अच्छा, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण
पहला हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश मतलब पॉइंट चार्ज। अच्छा, ये स्रोत आवेश है, इसे क्या कहते हैं? स्रोत आवेश, जिसकी वजह से फील्ड जनरेट हो रहा है या फील्ड बन रहा है, ये स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश। इसकी वजह से चारों तरफ फील्ड बन रही है। और ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। ये चार्ज एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। आवेश ऐसे माध्यम में रखा है, ये ऐसे माध्यम में रखा है ये ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक, जिसका परावैद्युतांक K, मतलब ये किसी मीडियम में रखा है। ये ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, मतलब ये मीडियम में रखा है। तो हमें इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। इस आवेश के कारण हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस कितना है, R। अच्छा, हम बताए थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करने के लिए हम यहाँ पे एक क्या रखेंगे, परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ही क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो अगर हम धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल निकालें, तो धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, Fe बराबर कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा, ये माध्यम में रखा है तो माध्यम के लिए चाहे हम एप्सिलॉन m लिखें, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन नॉट, या इसे हम k से भी प्रदर्शित करते हैं। तो एप्सिलॉन m की जगह पे मीडियम के लिए हम k इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। चाहे यहाँ पे एप्सिलॉन m लिखें, चाहे एप्सिलॉन m की जगह पे एप्सिलॉन नॉट या k लिखें। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान कितना होगा, इतना। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा से क्या होगा, EP बराबर Fe अपान क्यू नॉट। अच्छा, क्यू स्रोत आवेश है तो Fe का मान हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और बटे क्या है बटे क्या है क्यू नॉट ईपी बराबर, ये नीचे आ जाएगा और ये भी नीचे आएगा, तो क्यू नॉट या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और इंटू क्या है क्यू नॉट। अच्छा यहाँ पे अब कट रहा है, इसके आगे हम कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे। तो ईपी बराबर होगा, ईपी बराबर वो नीचे आएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान क्यू नॉट आर स्क्वायर, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो ईपी बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर, क्यू अपान आर स्क्वायर। और निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है 1, तो निर्वात और वायु के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। इसे स्मॉल के से भी प्रदर्शित करते हैं, तो ईपी बराबर स्मॉल के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी के क्यू बटा आर स्क्वायर। अच्छा इसमें परीक्षण आवेश को माना गया था, तो परीक्षण आवेश देखो कट भी गया यहाँ पे, ये तो सिर्फ स्रोत आवेश के कारण ही आया है। देखो ईपी बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, मतलब स्रोत आवेश, अगर हमें किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है तो स्रोत आवेश से कितनी दूरी पे है, हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए और आवेश का परिमाण पता होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। स्रोत आवेश जैसे हम माने थे वैसे ही कट गया। उतार लो एक बार इसको। तो अगर एक क्यू आवेश है, तो इससे आर दूरी बिंदु पी पर, अगर एक क्यू आवेश है तो इससे आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी के क्यू बटा आर स्क्वायर, के क्यू बटा आर स्क्वायर निर्वात या वायु के लिए, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ईपी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। अच्छा के यहाँ पे स्मॉल के है, अच्छा इस फार्मूले से एक चीज ये भी पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम आवेश से दूर जाते हैं, देखो जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा कम होगा। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा कम होगा, और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, या तो इसका उल्टा जैसे जैसे दूरी कम होगा जैसे जैसे हम पास में आएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बढ़ेगी। मतलब दूरी बढ़ेगा तो तीव्रता कम होगी और दूरी कम होगी तो तीव्रता ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, जैसे जैसे हम चार्ज के पास आएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। तो शून्य कहां पे होगा, अनंत पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान शून्य होगा। यदि हम आर की जगह पे अनंत रख दें तो ईपी का मान कितना होगा 0। यदि कोई पूछे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कहां होगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पे शून्य होगी अनंत पे। अच्छा इनफाइनाइट जो होता है वो ये कंपैरेटिव चीज है, ऐसा नहीं कि अनंत मतलब ब्रह्मांड में या कहीं और। अनंत का मतलब है कि हम चार्ज के कंपैरेटिव में अनंत देख रहे हैं, तो चार्ज एक बहुत बहुत छोटा सा कण है, बहुत छोटा सा, तो उसके कंपैरिजन में जो इनफाइनाइट होगा लगभग, ये अगर चार्ज है तो ये इसके कंपैरिजन में इनफाइनाइट भी बहुत थोड़ी सी दूरी होगी क्योंकि चार्ज ही बहुत छोटा है। तो इनफाइनाइट हमें इनफाइनाइट समझने से पहले ये ध्यान रखना है हम किसके कंपैरेटिव में या किसके तुलना में हम इनफाइनाइट कह रहे हैं। तो हम चार्ज के कंपैरेटिव में इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, तो चार्ज के कंपैरेटिव में
इनफाइनाइट या तुलना में इनफाइनाइट का मान बहुत कम होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर, बस इतना ही दूरी पर अगर एक चार्ज है तो 3 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर पर या इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं। अगर एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है और एक चार्ज Q3 है, अगर तीन चार्ज Q1 कामा Q2 कामा Q3 है, एक चार्ज ये Q1 है, एक चार्ज ये Q2 है और एक चार्ज ये Q3 है, और यदि इन्हीं आवेशों के कारण हमें बिंदु ए पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, धन परीक्षण आवेश। तो इसकी वजह से धन परीक्षण आवेश पर इधर बल लगेगा लाइन जॉइनिंग पर, इसकी वजह से भी धन परीक्षण आवेश पर बल इधर लगेगा लाइन जॉइनिंग पर, और इसकी वजह से भी धन परीक्षण आवेश पर बल इधर लगेगा। तो बल इधर लग रहा है मतलब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी इधर होगी, बल इधर लग रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर होगी, बल इधर लग रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर होगी। ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है। ये Q2 चार्ज है तो ये Q3 आवेश है और ये Q1 आवेश है। तो बिंदु ए पर कुल वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, बिंदु ए पर तो बिंदु ए पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु ए पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नेट बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 और प्लस वेक्टर E3। तो यदि किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेश हो, तो किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। यदि किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेश हो, तो किसी एक बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होते हैं। ये अध्यारोपण का सिद्धांत भी इसके पहले हम फोर्स से संबंधित पढ़े थे, तो सेम टू सेम वैसे ही है। तो बिंदु ए पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होगा। मतलब इसमें हमें वेक्टर योग करना है, सदिश योग। अब इस फार्मूले से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज में देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज में एक समबाहु त्रिभुज ये है, एक समबाहु त्रिभुज ये है, इस पे एक चार्ज प्लस Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। ये बिंदु ए पर रखा है और ये बिंदु बी पर रखा है। सबकी भुजा कितनी है, बराबर है। तो इन दोनों आवेशों के कारण जो एक आवेश बिंदु ए पर रखे हैं समबाहु त्रिभुज के कोने ए पर, और एक आवेश कोने बी पर रखे हैं। तो कोने सी पर दोनों आवेशों के कारण कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के आमने सामने सब भुजाएं बराबर होती हैं। एक समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये भी कोण 60, ये भी 60, ये भी 60। तो इसके दो कोनों पर Q1 और Q2 आवेश स्थित हैं, या Q1 Q2 ना मान के हम मान लेते हैं दोनों पर समान आवेश स्थित हैं। तो दोनों आवेशों के कारण बिंदु सी पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। एक समबाहु त्रिभुज है, इस पर एक आवेश प्लस Q और इस कोने पर एक आवेश प्लस Q। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी। समबाहु त्रिभुज है तो भुजा सब बराबर होंगी। तो दोनों आवेशों के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मान होगा। अच्छा, बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने के लिए ये आवेश Q है
तो इस आवेश के कारण बिंदु सी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा ये होगी ई ए। अच्छा, दिशा हम कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं? यहाँ पे एक धन परीक्षण आवेश रखेंगे, धन परीक्षण आवेश जिधर भागेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर होगी। तो धन परीक्षण आवेश ये भी प्लस है, धन परीक्षण आवेश भी प्लस है, ये धन परीक्षण आवेश है, तो ये आवेश धन परीक्षण आवेश पर इधर बल लगाएगा, मतलब इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी। तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी। सेम टू सेम इस आवेश की वजह से भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी, ईबी। और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता अगर एक प्लस क्यू आवेश है और इससे यक्स दूरी बिंदु पी पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ईपी बराबर के क्यू बटा एक्स स्क्वायर। यदि हमें क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, क्या होगा? के क्यू बटा एक्स स्क्वायर, जहां के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ईबी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका परिमाण होगा के क्यू अपान ए स्क्वायर। इसकी वजह से जो ई होगा वो भी होगा के क्यू अपान ए स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस ये है। और तो इस आवेश के कारण बिंदु सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू अपान ए स्क्वायर, इस आवेश के कारण बिंदु सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ईबी बराबर के क्यू अपान ए स्क्वायर, और दोनों के बीच कोण कितना है? 60 अंश। तो हम इसका परिणामी निकाल सकते हैं वेक्टर नियम से। तो नेट ई नेट होगा, अच्छा क्योंकि 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 वेक्टर ई ए बराबर है वेक्टर ई बी, कितना है? के क्यू अपान ए स्क्वायर, के क्यू अपान ए स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं एक्स है, माना इतना बराबर क्या है? एक्स है। तो दोनों सदिश का परिमाण बराबर है, तो इसका परिणामी निकालेंगे ई नेट बराबर अंडर रूट, दो सदिश का जोड़ने का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अंडर रूट ये पहला सदिश का परिमाण ए है, बी दूसरा सदिश, दूसरे सदिश का भी परिमाण एक्स है, प्लस 2ab 2 गुणे एक्स, और कॉस कितना होगा? 60 अंश। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा प्लस 2x स्क्वायर, और कॉस 60 अंश मान कितना होगा? 1/2। 2 से 2 गया, 2x स्क्वायर होगा 3x स्क्वायर, रूट से बाहर करेंगे तो अंडर रूट 3x। तो ई नेट जो आएगा ई नेट √3, और x का मान कितना है? के क्यू अपान ए स्क्वायर, के क्यू अपान ए स्क्वायर। मात्रक क्या होगा? न्यूटन बटे कूलम। यही क्या होगा? बिंदु सी पर दोनों आवेशों के कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और डायरेक्शन इसका कहाँ होगा? मिड पॉइंट में, डायरेक्शन इसका मिड पॉइंट होगा। मान कितना आ रहा है? √3 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, या के क्यू अपान ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर नहीं, के क्यू अपान ए स्क्वायर। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे आवेश, यहाँ पे भी आवेश रखें, जिसे यहाँ पे ना रखा हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हम कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल सकते हैं इसी मेथड से। जैसे यहाँ पे चार्ज रखा हो, यहाँ पे चार्ज रखा हो, और यहाँ पे कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछें, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ये कोण 60 अंश है, ये भी कोण कितना होगा? 60 अंश होगा। तो हम मान आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, यदि ये दोनों चार्ज निगेटिव हो तो इसकी वजह से फील्ड जो होगा इधर होगा,
और इसकी वजह से जो फील्ड होगा इधर होगा। कोण कितना डिग्री होगा? 60 अंश। और परिमाण क्या होगा? के क्यू अपान ए स्क्वायर। अगर भुजा ए है तो यहाँ पे होगा के क्यू अपान ए स्क्वायर, के क्यू अपान ए स्क्वायर, ये भी मान होगा के क्यू अपान ए स्क्वायर। इस आवेश और इस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और थीटा 60 डिग्री है, तो दोनों का परिणाम ही हम निकाल सकते हैं। अब हम दूसरे विधि की बात करते हैं। यदि यही चार्ज वर्ग पे रखे हों और वर्ग के किसी कोने पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो वर्ग पे, स्क्वायर पे, एक ही स्क्वायर है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q, यहाँ पे दूसरा Q, यहाँ पे Q, और यहाँ पे तीनों आवेशों के कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? अच्छा, ये वर्ग है तो सब भुजा बराबर होंगी और वर्ग की दो भुजाओं के बीच कोण 90 डिग्री होता है। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये मान लेते हैं बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये सी है और ये डी है। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये होगा, इसका मान होगा के क्यू अपान आर स्क्वायर। वही बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के क्यू बटा आर स्क्वायर। इस आवेश के कारण ईसी बराबर होगा के क्यू अपान ए स्क्वायर। अच्छा, दोनों का परिमाण बराबर है और दोनों के बीच कोण कितना है? 90 डिग्री। इसका परिणाम ही हम निकाल सकते हैं। वेक्टर ईसी बराबर है वेक्टर ई ए के, और ये कितना है? के क्यू अपान आर स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं, माना ये क्या है? एक्स। दोनों का परिमाण बराबर मान के इनका परिणाम ही निकाल लेते हैं। ई नेट बराबर, सूत्र क्या होता है दो सदिश को जोड़ने का? ए स्क्वायर। अच्छा, ये पहले सदिश का परिमाण है बी स्क्वायर, ये दूसरे सदिश का परिमाण है 2ab cos थीटा। ये दूसरे, ये थीटा जो है दोनों सदिश के बीच कोण है, और यहाँ पे दोनों सदिश के बीच कोण कितना है? 60 अंश। तो दोनों सदिश बराबर है, इनको हम एक्स माने हैं, एक्स 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 स्क्वायर 2 गुणे एक्स और cos कितना है? 90 डिग्री। cos 90 का मान शून्य होगा, ये सब शून्य हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, रूट हटाएंगे 2x होगा। तो ई नेट जो आएगा रूट 2, और x का मान कितना है? x का मान है के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो इसका जो परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मिड पॉइंट पे काम करेगा। अगर दो सदिश बराबर हो, कोण 90 डिग्री हो, या कोई भी कोण हो, अगर दो सदिश बराबर हो तो उनका परिणामी 20 से जाता है। तो ई नेट होगा रूट 2 के क्यू अपान आर स्क्वायर। अच्छा, ये आवेश भी इसके ऊपर बल लगाएगा। अभी ये सॉरी, इस आवेश के कारण भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यही देखना है। तो इस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, ईबी। और ईबी का मान होगा, ये आर है, ये आर है, तो इसकी मान होगा, तो इस भुजा का मान होगा √2r। पाइथागोरस प्रमेय से ये आर है, तो ये आर है, ये कितना होगा? √2r। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ईबी का मान कितना होगा? ईबी का मान मतलब बी पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इसको हम यहां निकाल लेते हैं। तो ईबी का मान होगा के क्यू अपान √2r का होल स्क्वायर। ये होगा के क्यू अपान 2r स्क्वायर। अच्छा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही दिशा में है, तो जब दो सदिश एक दिशा में हो तो उनके परिणामी को जोड़ लिया जाता है, और जब दो सदिश विपरीत दिशा में है तो उनके परिणामी को घटा लिया जाता है। दोनों सदिश एक ही दिशा में है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिंदु सी पे ईबी, और प्लस इन दोनों के कारण जो नेट आया है ई नेट। तो ईबी कितना है? ईबी है
के क्यू अपान 2r², और इनेट कितना आया है √2 अपान के क्यू अपान r²। यही क्या है, सभी आवेशों के कारण बिंदु डी पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, इसमें से के क्यू अपान r² कॉमन हो जाएगा, तो इसमें से ई नेट बराबर के क्यू अपान r² कॉमन होगा। जब के क्यू अपान r² कॉमन होगा तो 1/2 प्लस कितना होगा √2, यही होगा बिंदु डी पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसा लिख सकते हैं, डी पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डी पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन बटे कूलम। अच्छा, अब वर्ग में हम एक प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसी प्रकार से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे सब ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। अब या तीनों पे रख के इस पे पूछ ले, या तो इस पे रख के इस पे पूछ ले, तो मेथड यही लगेगा लगाने का। जैसे ये यदि वर्ग है, यदि मान लीजिए इस पे प्लस क्यू आवेश है, इस पे माइनस क्यू आवेश है और इस पे प्लस क्यू आवेश है, तो इसकी वजह से फील्ड इधर काम करेगा, इसकी वजह से फील्ड इधर, तो इनका परिणामी हम निकालेंगे तो इनका परिणामी इधर आएगा, और इसकी वजह से फील्ड का मान इधर होगा। तो अब की क्या होगा, इस स्थिति में हम इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के मान से इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के मान को घटा लेंगे, तो नेट यहाँ पे आ जाएगा। अगर मान लीजिए तीनों चार्ज निगेटिव हो, ए भी माइनस, ए भी माइनस, ए भी माइनस, और सी पे या बिंदु सी पर, या यदि तीनों चार्ज निगेटिव हो, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, और बिंदु सी पर हमें कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे, तो इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, तो इन दोनों का परिणामी किधर आएगा, इधर आएगा, और इसकी वजह से भी फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। ये है इसकी वजह से, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये डी है, तो ये इधर होगा, ई डी इधर होगा, और ये ई बी भी इधर होगा, और इन दोनों का परिणामी ई नेट भी इधर होगा। तो सी पे कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों को जोड़ के इस साइड में निकाल लिया जाएगा, और डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। अच्छा, इसमें एक प्रकार के क्वेश्चन यूपी बोर्ड में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि एक प्लस क्यू आवेश दिया रहेगा, और मान लीजिए एक दूसरा आवेश है +4 क्यू आवेश, एक प्लस क्यू आवेश है, दूसरा +4 क्यू आवेश, और इनके बीच का डिस्टेंस दिया रहेगा, मान लीजिए इनके बीच डिस्टेंस है L। तो उसमें कहता है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। एक आवेश प्लस क्यू है, एक आवेश +4 क्यू है, इनके बीच की दूरी कितना है, L मीटर। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। क्वेश्चन के एक बार हम लिख लेते हैं, दो आवेश प्लस क्यू तथा +4 क्यू एक दूसरे से L मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली
दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। दो आवेश प्लस क्यू तथा प्लस 4q एक दूसरे से एल मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो ये दो आवेश, एक आवेश प्लस क्यू है और एक आवेश प्लस 4q है और दोनों के बीच की दूरी कितना है, एल मीटर। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा दोनों आवेशों को मिला रही है। कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ये प्लस 4q है, प्लस 4q। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अच्छा, इसमें 3 पॉइंट है, 3 बिंदु हैं। एक तो यहाँ पे है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। यही तीनों पॉइंट पे हमें चेक करना है कि कहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। पहले हम ए पे देख लेते हैं। अगर हम ए पे परीक्षण आवेश रखेंगे तो ये इसके ऊपर प्रतिकर्षित बल लगाएगा या प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जिसकी डायरेक्शन इधर होगा, F1। ये पहला आवेश है और ये दूसरा आवेश है। तो ये इसके ऊपर इधर बल लगा रहा है, तो जिधर बल की डायरेक्शन होगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा। तो इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर होगा। ये भी प्लस क्यू आवेश है, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर ही होगा, क्योंकि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपल करेगा, इधर बल लगाएगा और जिधर बल की दिशा होती है उधर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो दो वेक्टर एक ही दिशा में हैं, यदि दो वेक्टर एक ही दिशा में होंगे तो उनका परिणामी कभी भी शून्य नहीं होगा। यहाँ पे शून्य की स्थिति नहीं बन रही है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाला अगर यहाँ धन परीक्षण आवेश रखेंगे, अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करने के लिए हम धन परीक्षण आवेश को रखेंगे। धन परीक्षण आवेश जिधर भागेगा या धन परीक्षण आवेश पर जिधर बल लगेगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी। तो प्लस क्यू आवेश इस पे इधर बल लगाएगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर होगी। ये वाला क्यू चार्ज इस वाले चार्ज पर, ये वाला चार्ज धन परीक्षण आवेश पे इस साइड बल लगाएगा, इधर बल लगाएगा, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। मतलब यहां भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चार्जों की वजह से उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही दिशा में है। और जब दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो उनका परिणामी शून्य नहीं होता। तो ना तो यहां पे शून्य होगा और ना तो यहां पे शून्य होगा। अब हम मिड पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मिड पॉइंट, यहाँ अगर धन परीक्षण आवेश रखेंगे तो धन परीक्षण आवेश पे ये इधर बल लगाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ये इधर बल लगाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अच्छा, यहाँ पे दोनों सदिश विपरीत दिशा में है, यहाँ शून्य होने का चांस है, परंतु ये वाला इस वाले चार्ज की वजह से ये बड़ा चार्ज है, इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कम होगा। तो दो सदिश को शून्य होने के लिए परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होना चाहिए। जैसे ये एक व्यक्ति है, इसके ऊपर इधर से 5 न्यूटन बल लगा रहा है और इधर से भी 5 न्यूटन बल लगा रहा है, तब इसके ऊपर लगने वाला नेट बल शून्य होगा। दोनों बल परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत है। जब दो सदिश परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं तभी उनका परिणामी शून्य होता है। यदि हम दोनों को माइनस करेंगे तो परिणामी क्या आएगा, शून्य आएगा। अच्छा, हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है।
डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड ज्यादा है और इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड कम है। तो इस वाले चार्ज से इस वाले बिंदु की स्थिति को हम बढ़ाएंगे, इस साइड रखेंगे, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। अब बिंदु हम मिड पॉइंट पे ना मानकर हम ये स्थिति यहां मान लेते हैं कि बिंदु ये कहां है, यहाँ पे छोटे वाले अवेज के पास। अब देखो इसकी दूरी इससे बढ़ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कम हो जाएगा, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी तो इसकी दूरी कम हो गई, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया E1 और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया E2। हम ये कॉमन सेंस से समझे हैं कि इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड परिमाण में बराबर होगा और दिशा में विपरीत होगा। मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और दोनों परिमाण में बराबर होंगे, मतलब शून्य यहाँ पे हो जाएगा। अब हमें यही स्थिति की गणना करनी है कि ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, इसकी दूरी हम मान लेते हैं x है और टोटल डिस्टेंस कितना है l। जब ये x है तो इसकी डिस्टेंस कितना हो जाएगा l माइनस x। हमें x फाइंड करना है, x की गणना करना है। जब हम x निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा q आवेश से कितनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो रहा है, या प्लस q आवेश से कितनी दूरी पर मिड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो रहा है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E1 बराबर KQ बटा AX स्क्वायर। इसी प्रकार प्लस 4Q आवेश के कारण A पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, A2 बराबर K4Q अपान L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब हमें बिंदु ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बिंदु ए पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, ए नेट बराबर, अच्छा जब दो सदिश दिशा में विपरीत हो और जब दो सदिश दिशा में विपरीत हो तो उनके परिणामी को घटाकर निकाला जाता है, और परिणामी जब निकालते हैं तो ज्यादा में से कम घटाते हैं। यहाँ पे दोनों बराबर हैं तो चाहे E1 को पहले लिखें चाहे E2 को पहले लिखें, E1 माइनस E2। अच्छा ई नेट हम ये मान चुके हैं कि बिंदु ए पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, तो ई नेट शून्य होगा, E1 माइनस E2। तो E1 बराबर क्या होगा, E2। E1 बराबर क्या आया, E2। अब E1 E2 का मान हम रख के x का मान निकाल सकते हैं। E1 बराबर है KQ बटा एक्स स्क्वायर और E2 का मान है 4KQ बटा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। KQ गया 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 4 बटा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर। L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। L माइनस एक्स अपान एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो L माइनस एक्स अपान एक्स बराबर क्या होगा, √4।
तो L माइनस एक्स अपान एक्स बराबर क्या होगा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L माइनस एक्स बराबर क्या होगा 2x। तो L बराबर माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स होगा 2x प्लस एक्स। तो L बराबर कितना आएगा 3x। तो x बराबर क्या होगा L बाई 3 मीटर। मतलब छोटे वाले आवेश से L बाई 3 दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो जाएगा। और बड़े वाले आवेश से प्लस क्यू आवेश से प्लस 4q आवेश से प्लस 4q आवेश से अगर हम x की जगह पे L बाई 3 रखते हैं तो L माइनस L बाई 3 कितना आएगा 2L बाई 3 मीटर। तो 4q आवेश से 2L बाई 3 मीटर दूरी पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो 4q आवेश से दूरी कितना है L, यहाँ से एक ही दूरी है L माइनस एक्स। तो L माइनस L बाई 3 मतलब 2L बाई 3 मीटर। तो प्लस 4q आवेश से 2L बाई 3 मीटर की दूरी पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। तीव्रता शून्य हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं सिर्फ वैल्यू बदल बदल के। इसमें कुछ अलग वैल्यू रहेगा, इसमें कुछ अलग वैल्यू रहेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर दोनों चार्ज प्लस क्यू है या दोनों चार्ज माइनस क्यू है या दोनों चार्ज प्लस क्यू है या दोनों चार्ज माइनस क्यू है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य मिड पॉइंट पे होगा। और मिड पॉइंट पे होगा तो छोटे वाले आवेश के पास। हमेशा ये ध्यान रखना कि प्लस क्यू यदि दोनों चार्ज प्लस प्लस है या दोनों चार्ज माइनस माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य मिड पॉइंट पे होगा। और मिड पॉइंट पे वहां शून्य होगा, बीच में वहां शून्य होगा जहां पे छोटा वाला आवेश हो। ये प्लस क्यू आवेश यदि दोनों प्लस प्लस या माइनस माइनस हो, अरे या प्लस प्लस हो या एक माइनस और या दोनों माइनस हो, तो हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां शून्य होगा मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट क्या होगा शून्य होगा। और कहां पे होगा छोटे वाले आवेश के पास। इसमें जो छोटा आवेश होगा उसी के पास होगा। अब इसमें एक केस और बनता है, यदि एक चार्ज प्लस हो और एक चार्ज माइनस हो। अब इसमें एक केस और बनता है, यदि एक चार्ज प्लस हो और दूसरा चार्ज माइनस हो। एक प्लस हो और एक माइनस हो, दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा कि किस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा और इसके बीच का डिस्टेंस दिया रहेगा। मान लेते हैं इसके बीच डिस्टेंस कितना है L। तो एक बिंदु यहां पे, तो कहां कहां हम चेक करेंगे, एक तो यहां पे चेक करेंगे, एक तो यहां पे चेक करेंगे और एक यहां पे। तो यहां पे अगर परीक्षण आवेश रखते हैं Q नॉट, तो ये इसको इधर रिपल करेगा। यदि पहला चार्ज ये है दूसरा चार्ज ये है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। वो इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर होगा। यहाँ पे शून्य हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम धन परीक्षण आवेश रखें, ये इसको इधर रिपल करेगा और ये इसको अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करेगा। अगर हम परीक्षण आवेश को यहाँ रखें, ये इधर रिपल करेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, या इधर प्रतिकर्षित करेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। यहाँ पे तो शून्य नहीं होगा। और यहाँ पे ये इसको इधर रिपल करेगा, परीक्षण आवेश पे ये वाला आवेश उधर बल लगाएगा, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। और ये माइनस है तो अपनी तरफ खींचेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। यहाँ भी जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और जबकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। यहाँ पे दिशा में तो विपरीत है लेकिन परिमाण में बराबर नहीं है। और ये वाला इस वाले चार्ज की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है,
तो हम अगर इस वाले पॉइंट पे देखें, इस वाले पॉइंट पे इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी और इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो यहाँ परिमाण भी बराबर हो जाएगा और दिशा तो विपरीत है ही, यहाँ पे शून्य होगा, बाकी कहीं नहीं होगा। इसको हम मिटा देते हैं सब। बीच की दूरी कितना है? इनके बीच की दूरी है l। अच्छा, मान लेते हैं इस बिंदु A की यहां से दूरी x है, तो बड़े वाले आवेश से कितना होगा l प्लस x। अब बाकी कैलकुलेशन वैसे ही होगा जैसे पहले वाले उसमें क्वेश्चन में था। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण ए पर विद्युत क्षेत्र, ए पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? E1 बराबर के क्यू अपान एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार 16 क्यू के कारण, 16 क्यू के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र E2 बराबर होगा 16 के क्यू अपान एल प्लस एक्स के होल स्क्वायर। तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये प्लस 16 क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहाँ? बिंदु ए पर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ई नेट E1 माइनस E2। हम यहाँ पे शून्य माने हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा। तो E1 बराबर E1 माइनस E2, ये शून्य है तो E1 बराबर क्या होगा? E2। अब E1 E2 का मान रख के x का मान निकाल लेते हैं। E1 का मान है के क्यू अपान एक्स स्क्वायर और E2 का मान है 16 के क्यू अपान एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो E1 बराबर E2, E1 का मान है के क्यू बटा एक्स स्क्वायर और E2 का मान है 16 के क्यू बटा एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। के क्यू से के क्यू कट गया, 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटा एल प्लस एक्स, 16 बटा एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर। इसको इधर गुणा करेंगे तो एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर 16। तो एल प्लस एक्स अपान एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, एल प्लस एक्स अपान एक्स रूट 16। तो एल प्लस एक्स अपान एक्स इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एल प्लस एक्स बराबर 4x, एल बराबर 4x, उधर जाएगा तो माइनस एक्स। तो एल बराबर 3x, तो एक्स बराबर कितना होगा? एल बाई 3। तो छोटे वाले आवेश या क्यू आवेश से एल बाई 3 दूरी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो जाएगा। और यदि बड़े वाले आवेश से देखें तो 16 क्यू आवेश से, 16 क्यू आवेश से, 16 क्यू आवेश से एल प्लस एक्स मतलब एल बटे एल बाई कितना है 3, मतलब 4 एल बाई 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र
शून्य हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ये अब वैल्यू बदल बदल के अलग अलग वैल्यू दे देकर इसमें यही पूछता है कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए या कहाँ कुल इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही मेथड है, वैल्यू चाहे जो हो। तो ये ध्यान रखना, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान किनारे साइड में शून्य होगा और किनारे वाले पे छोटे वाले आवेश के पास शून्य होगा। तो ये ध्यान रहे कि यदि एक चार्ज प्लस क्यू है और एक चार्ज माइनस क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किनारे शून्य होगा, या तो यहां पे होगा या तो यहां पे होगा, या तो यहां पे होगा या तो यहां पे होगा। अब होगा कहां, जहां पे छोटा वाला आवेश हो। यदि ये चार्ज छोटा हो तो यहां पे होगा, यदि ये चार्ज छोटा हो तो यहां पे होगा। मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य नहीं होगा। और प्लस माइनस में तो हम बता ही चुके हैं, अगर एक प्लस है और यदि दोनों चार्ज प्लस हैं तो मिड पॉइंट पे शून्य होगा। यदि दोनों प्लस हैं तो मिड पॉइंट पे शून्य होगा और वहां शून्य होगा जहां पे छोटा वाला आवेश हो। अगर ये छोटा हो तो इसके पास होगा, ये छोटा हो तो इसके पास होगा। इसी प्रकार से यदि दोनों चार्ज माइनस हो तो भी मिड पॉइंट पे शून्य होगा और वहां शून्य होगा जहां पे छोटा वाला आवेश हो। अगर ये छोटा हो तो यहाँ पे शून्य होगा, ये छोटा हो तो यहाँ पे शून्य होगा। अच्छा, अब इसके आगे की टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।